हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये है हमारा डे 5। ओके। और इसके पहले मैंने डे 1 से लेके डे 4 तक की वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आपने नहीं देखा तो पहले उन वीडियो को देखिए और फिर स्टार्ट करिए डे 5। तो इसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है बेटा कि ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोसाइड। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन बेस हम कितने यूज करते हैं? 4। ओके। कौन कौन से? तो नाइट्रोजन बेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो प्यूरिन और दूसरा क्या है आपका पायरीमिडीन, है ना, पायरीमिडीन। और जो प्यूरिन्स होता है तो ये भी क्या होता है, इसमें 2 आते हैं, ग्वानिन और एडेनिन। फिर यहाँ पर आ जाते हैं आपके साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है ना। तो ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। और एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? थाइमिन के साथ। ये डीएनए की बात करें, लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो थाइमिन के प्लेस पर क्या जाता है आपका? यूरासिल आ जाता है ना। तो यहाँ पर फिर ए किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? यू के साथ बना लेगा। तो बस ये ग्वानिन देख लो। तो ग्वानिन कहाँ पर है? ग्वानिन ग्वानिन। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ग्वानिन नहीं है। एडेनिन देखो। तो ये एडेनिन हो जाएगा आपका, ये एडेनिन हो जाएगा। साइटोसिन देखो, साइटोसिन, ये साइटोसिन हो जाएगा आपका। फिर यूरासिल देखो तो ये यूरासिल हो जाएगा आपका। और फिर थाइमिन देखो तो ये थाइमिन हो जाएगा। बस इसके अलावा जो भी आपके हैं वो सारे क्या हो जाएंगे आपके? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कितने हैं? 2, साइटिन और ग्वानोसाइन। और बाकी क्या हो जाएंगे आपके? न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे। ओके। तो लगा कि नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन द लिस्ट एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन। जबकि न्यूक्लियोसाइड की, अच्छा साइड क्या होता है भाई? जब शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या? साइड। और इसमें अगर हमने फॉस्फेट और मिला दिया तो इसका नाम हो जाएगा फिर टाइड हो जाएगा। और डीएनए में तो दोनों ही होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और साइड दोनों। अब क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड। इसमें हमको बताना है डबल स्ट्रैंड डीएनए। एक डीएसडीएनए की बात की गई है ना, 2 स्ट्रैंड है। चलो ये 2 स्ट्रैंड डीएनए बना ले रहे हैं। इसमें उसने लिखा है कि सपोज दैट, देखो इसकी 4 को अपन तोड़ देते हैं। उसने कहा है कि अगर ऊपर ए है, ये जी है, ये सी है, तो ए किससे? अच्छा डीएनए की बात का, तो ए से कौन बाइंड होता है? टी। जी से क्या होता है? सी। और सी के से क्या होता है? जी। डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो उसने कहा कि अगर साइटोसिन 20% है तो कैलकुलेट करो एडेनिन को। ठीक है ना। देखो एक रूल्स दिए थे, कौन? चरगाफ रूल्स। एक चरगाफ भाई साहब आए थे, इन्होंने एक रूल्स दिया था। उन्होंने बताया था कि ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इक्वल 1। इनके इक्वल में क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना। तो बस अब इस रूल से अपना बन जाएगा। यहाँ पर साइटोसिन कितना दे रखा है? साइटोसिन ये कितना दे दिया अपना? 20%। ठीक है ना। तो जब ये 20% है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 20%। नीचे कितना? 20 कितना हो गया? 40%। तो ऊपर कितना चला जाएगा आपका? 60%, है ना। तो 60 को डिवाइड किया 2 पोर्शन में, तो 30% आपका एडेनिन आ जाएगा और 30% आ जाएगा आपका थाइमिन आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने पूछा एडेनिन, एडेनिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30%। ओके। तो ये लिखा है कि चरगाफ साहब आए थे, उन्होंने इक्वल रेशियो बताया। पायरिमिडीन मतलब साइटोसिन थाइमिन, प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन। इट द मीन्स द नंबर ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल इक्वल टू द थाइमिन। मतलब एडेनिन का नंबर किसके इक्वल है? थाइमिन के नंबर। और जो ग्वानिन था वो किसके इक्वल है? साइटोसिन का। मतलब जी इक्वल किसका था? सी का। तो बस ये दोनों का परसेंट पूछा, बता दिया। डबल स्ट्रैंड डीएनए 20% साइटोसिन अकॉर्डिंग टू द लॉ वुड बी 20%। तो कोई भी पूछे तो आपको बता देना है ना, तो बन जाएगा ना।
तो इस तरीके से आपको बता देना है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। इसमें हमको एक स्ट्रैंड दी गई है डीएनए की, 1 स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है ना। तो उसने लिखा है ये स्ट्रैंड दी गई है 5 to 3 1 एंड राइट ऑन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 to 3 1 डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर द डीएनए आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे एक स्ट्रैंड ये है तो इसके अपोजिट में जो स्ट्रैंड रहेगी जिसी को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। एंड सीक्वेंस ऑफ 1 स्ट्रैंड डीएनए इज, देखो एक स्ट्रैंड क्या है 5 to 3 1, ठीक है ना। अब दूसरी स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो अच्छा, ए हमेशा टी और जी हमेशा सी। तो यहाँ पर टी आ जाएगा, टी का ए आ जाएगा, जी का सी का जी, इस तरीके से ये आपका आता रहेगा, ठीक है ना। तो ए से डबल बॉन्ड, जी से ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड लगा देंगे। फिर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए पॉलीपेप्टाइड 5 to 1 डायरेक्शन। अब इन्होंने क्या कहा है कि 5 to 3 1 डायरेक्शन, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि अब 5 to 3 1 डायरेक्शन पर आपको बताना है, कौन सी डायरेक्शन पर, 5 to, तो पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। अब उसके बाद वो बोला कि 5 to 3 1 डायरेक्शन। तो देखो 5 to 3 1 डायरेक्शन की जस्ट आपको क्या कर देना है, ये लाइन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से 5 to 3 1। देखो यहाँ पर जी लिखा, जी यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर उसके बाद टी, यहाँ पर भी टी, फिर जी। बस इस लाइन को इस तरीके से अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वही सेम लाइन आ जाएगी आपकी ना। तो बस थोड़ा सा वेरिएशन किया, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमको बताना है इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्टैंड, है ना। अच्छा, कोडिंग क्या कोड करता है, क्या नहीं करता है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रिटर्न इज द फॉलो। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लिखा है 5 1 एंड से 3 1 एंड तक। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA, ध्यान रखना डीएनए नहीं पूछा आपकी बार, उसने क्या पूछा, mRNA। तो mRNA आपको बताइए, जब RNA आ जाता है तो RNA में ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, फिर यहाँ पर यूरासिल आ जाता है। तो ए से क्या बाइंड होगा फिर, यूरासिल, और जी से तो पता ही है साइटोसिन। देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन पहला है इफ द कोडिंग स्टैंड क्या है 5 1 to 3 1 एंड पर टेम्पलेट है। देखो अगर जैसे एक डीएनए है तो एक डीएनए में कोडिंग स्टैंड रहती है और दूसरी क्या रहती है, नॉन कोडिंग रहती है ना, नॉन कोडिंग। तो नॉन कोडिंग को अपन क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, और कोडिंग को अपन क्या बोलते हैं, नॉन टेम्पलेट बोलते हैं। तो ये आपकी टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगी 3 1 to 5 1। अब उसने कहा कि द नॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ द mRNA। अब किसकी बात की गई बेटा, mRNA की। mRNA सेम द कोडिंग स्टैंड डीएनए, हाउएवर RNA थाइमिन इज रिप्लेस ऑफ द यूसल। वो खुद बोल रहा कि भाई जो आपका थाइमिन है तो थाइमिन के प्लेस पर यूरासिल को चेंज कर दो। तो जहां जहां भी थाइमिन, देखो जैसे ये थाइमिन है, ये भी थाइमिन है, चलो मैं इससे बना दे रहा हूँ ना। देखो ये भी थाइमिन है, यहाँ पर भी थाइमिन, ये भी थाइमिन, 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 थाइमिन और थाइमिन। तो जितने भी थाइमिन, बस उसके जगह पे क्या कर दो आप, यूरासिल कर दो। उसकी जगह पर क्या कर दो आप, यूरासिल कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यूरासिल। यूरासिल है ना, ए यू जी सी, फिर यहाँ पर ए टी, तो यहाँ पर भी यूरासिल आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना अपन को, यूरासिल कर देना है। थाइमिन के प्लेस पर अपन को यू जोड़ते जाना है। 5 2 यहाँ पर देखते हैं तो टी है ना, तो इस तरीके से अपन को यू जोड़ते जाना है ना, जहाँ जहाँ भी क्या है थाइमिन है। तो इसको जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। देखो ऐसा कर दो इसको। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर टी के प्लेस पर यू है ना, तो ए का क्या रहेगा भाई, ए का तो आपको पता ही है, जैसे ए है, ए किससे, टी से बाइंड होगा, है ना। ए किससे बाइंड रहेगा आपका, टी से।
यहाँ पर जहाँ जहाँ भी टी है तो वहाँ पर यू करते जाना अपन को, ठीक है ना। तो द सीक्वेंस mRNA sends the coding strand of DNA. However, RNA thymine is replaced by the uracil and sequence of mRNA will be. तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा, देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें बेटा, तो इसमें क्या है आपका, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को उन्होंने बताने की कोशिश किया है। अब सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है ना, पहले तो इसको समझेंगे। तो वॉटसन और क्रिक साहब आए थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल क्या होता है, देखो जैसे ये है, ये क्या है आपका, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट टू देयर बेस सीक्वेंस। This type of arrangement in the DNA molecule led to the hypothesis and DNA replication is semi-conservative. Semi-conservative का मतलब ये होता है कि सपोज अगर ये DNA मॉलिक्यूल है, ये DNA मॉलिक्यूल्स, तो इसमें एक स्ट्रैंड आपकी फादर की और एक मदर की, अब दोनों को बनाया हमने। देखो जैसे ये दोनों स्ट्रैंड है, जो नया बनेगा तो एक स्ट्रैंड इसमें ये फादर या मदर किसी दोनों में से एक की रहेगी, और एक स्ट्रैंड ये नया बन जाएगा, इसी को टेम्पलेट बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से जब दो डीएनए बनेंगे तो ये नया बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, आधा कंजर्वेटिव है। इट मीन्स डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट, ये सेपरेट होते हैं, एंड ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट इज अ टेम्पलेट। तो ये प्रत्येक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करती है एंड सिंथेसाइज करती है, किसको, नए डीएनए स्ट्रैंड को बनाती है। एज रिजल्ट द ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड बी द हैव वन पेरेंटल, प्रत्येक डीएनए में एक पेरेंटल होता है और दूसरा क्या होता है आपका न्यूली डॉटर स्ट्रैंड होता है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे ये पेरेंट डीएनए, चलो इसको भी देखते हैं। सिंस ओनली वन पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व द ईच डॉटर मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। उसने ये कहा है कि अगर हम बात करें बेटा कि ओनली वन पेरेंटल स्ट्रैंड, ये क्या है आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो देखो ये पेरेंटल स्ट्रैंड, दो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना इसमें, तो इसमें से दोनों में एक एक जाएगी। देखो ये वाली कहाँ, यहाँ पे चली गई, और ये वाली कहाँ पर चली गई, यहाँ पर। तो एक इनमें जैसे ये वाली, ये क्या है आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड, ये क्या है आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड, जो दूसरी बन रही तो ये क्या है आपकी न्यू स्ट्रैंड, ये क्या है आपकी न्यू स्ट्रैंड, और ये भी क्या है आपकी न्यू स्ट्रैंड, है ना। इसी को अपन डॉटर बोलेंगे। तो आधा आधा गया कि नहीं, आधा इसमें और आधा इसमें, तो इसी नेचर को बोलेंगे सेमी, मीन्स आधा, कंजर्व मीन्स कंजर्व हुआ, तो ये रिप्लिकेशन के दौरान तो इसी को बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको बताना है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट डीएनए एंड आरएनए एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए आरएनए इट्स द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीमरेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन से, एक तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है और एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसको हम यूज करते हैं डीएनए टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग अ न्यू स्ट्रैंड, एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसका यूज करते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द सिंथेसाइज आरएनए। सीधी बात है भाई, डीएनए को बनाना है, इसको बनाना है डीएनए को, डीएनए की नई स्ट्रैंड बनाना है तो अपन किसका यूज करेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए की नई बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करेंगे। बस ये कहानी है। अब आए अपने हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या कहता है, इसको अपन को देखना है। तो बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंटल वाइज द प्रूविंग द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और इन्होंने ये प्रूव भी कर दिया था कि डीएनए ही क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो हार्से और चेस आए थे, वर्क किया था इन्होंने बैक्टीरियोफेज पर, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इक्वल है टू प्रूव देन है जेनेटिक मटेरियल,
है ना। तो इकोलाई लिया, दे आर यूज डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इन्होंने आइसोटोप लिया था, है ना। अगर कौन कौन से आइसोटोप लिए थे, इन्होंने 2 आइसोटोप लिए थे, एक सल्फर का था, एक सल्फर, और एक लिया था आपका क्या, फॉस्फोरस। सल्फर की बात करें तो इसमें इन्होंने नॉर्मल सल्फर का नॉर्मल आइसोटोप लिया और इसका नाम था S32, ये नॉर्मल था। और एक लिया इन्होंने हैवी वाला आइसोटोप सल्फर का, है ना, हैवी वाला, और हैवी वाले का नाम क्या था, S35, है ना। यही इसी को बोला रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसी को। फिर उन्होंने फॉस्फोरस में भी 2 लिए, एक को लिया क्या, P30, और ये क्या था आपका नॉर्मल आइसोटोप था, और ये था एक और P32, ये क्या था आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, ठीक है ना। तो उन्होंने 2 आइसोटोप ले लिए थे, देख लिए अपन ने। तो रेडियो एक्टिव डिफरेंट आइसोटोप DNA एंड प्रोटीन कोट ऑफ बैक्टीरियोफेज, है ना। और बैक्टीरियोफेज की किसको लिया, प्रोटीन कोट को लिया, है ना। फिर दे ग्रो, अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, दे ग्रो सम बैक्टीरियोफेज ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस P32। अब देखो, इन्होंने जैसे ही इसको लिया, फिर उसके बाद इन्होंने जो वायरस था, जैसे ये वायरस है आपका, ये वायरस, ठीक है। तो इन्होंने दोनों वायरस को, जो मीडियम था, मीडियम क्या लिया उन्होंने, सल्फर कंटेनिंग रेडियोएक्टिव और फॉस्फोरस। तो इस वायरस को इसमें डाला, इस मीडियम में डाला, पहले इस वायरस को कहाँ पर डाला, इसे मीडियम में डाला, है ना, सल्फर और फॉस्फोरस वाले। फिर तो दोनों को मीडियम में डाला, एंड सम मीडियम कंटेनिंग द रेडियोएक्टिव सल्फर। एक में भाई 32 था, और 32 क्या है आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और एक में क्या था आपका S35 था, और ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो दोनों को इंटर कराया, एंड दीज रेडियो एक्टिव लेवल फेज वर अलाउड टू इन्फेक्ट इकोलाई। फिर उसके बाद इन्होंने निकाल के, इसके बाद निकाल के, फिर इन्होंने इकोलाई के अंदर डाला, इसके बाद निकाल के, और फिर जैसे ये बैक्टीरिया इकोलाई, है ना, ये यहाँ पर भी इकोलाई बैक्टीरिया। अब इस वायरस को डाला कहाँ पर, इकोलाई बैक्टीरिया, मतलब ये वायरस का इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया के अंदर। तो क्या हुआ, तो देखो, जैसे इन्होंने इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो आफ्टर इन्फेक्टिंग, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, आफ्टर इन्फेक्टिंग द प्रोटीन कोट ऑफ द बैक्टीरियोफेज वाज separated from the bacterial cell by blending and the subjected process of centrifugations। अब यहाँ पर जो प्रोटीन कोड था बैक्टीरियोफेज का, तो प्रोटीन कोड भैया बाहर निकल गया और उसका जो मटेरियल था वो चला गया। एंड सिंस प्रोटीन कोड वाज लाइटर, क्योंकि प्रोटीन कोड क्या है, हल्का होता है, एंड फाउंड इन द सुपरनेंट while infected bacteria got settled bottom the centrifuge tube, hence was proved that DNA is the genetic material and it was the transport virus to bacteria। तो देखो हुआ क्या था, अब जैसे ही इन्होंने इंटर कराया, तो एक में रेडियो एक्टिव शो हो रहा था और एक में नहीं हो रहा था। मतलब रेडियो एक्टिव अगर शो हो रहा, तो वायरस से, इस वायरस से कुछ ऐसी चीज आई जिसने क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव कर दिया। और रेडियो एक्टिव इसने किया क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट था, रेडियो एक्टिव अगर इसमें आया तो इसमें क्या प्रेजेंट था आपका DNA, है ना। और DNA नहीं है, मतलब प्रोटीन है, तो प्रोटीन की वजह से ही नॉन रेडियोएक्टिव रहा। तो इसीलिए हमने अंदाजा लगा लिया कि अगर रेडियोएक्टिव है तो ये क्या आपकी रेडियोएक्टिव है, ये क्या आपकी नॉन, तो रेडियोएक्टिव है तो हम समझ जाएंगे कि DNA प्रेजेंट है, और नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे उससे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है क्या, नहीं है, जबकि DNA जेनेटिक मटेरियल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये प्रूव मिल गया था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये ध्यान रखना, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशंस। फिर आता है आपका रिपीटेड DNA और सैटेलाइट DNA में क्या डिफरेंस है। तो repeated DNA are DNA sequence and contain small segment which are repeat many times। जैसे देखो ऐसे DNA, अब इनके हमने छोटी छोटी सेगमेंट तोड़ दी है, ये कई बार रिपीट हो रहे हैं।
तो उसी को हम बोलेंगे रिपीटेड डीएनए। सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो द डीएनए सीक्वेंस दैट कंटेन द हाईली रिपीटेड डीएनए, है ना, तो ये हो जाएगा आपका सैटेलाइट डीएनए। एमआरएनए और टीआरएनए क्या होता है, डिफरेंस बताना है। ये टाइप ऑफ आरएनए है, एमआरएनए, टीआरएनए, और एक और होता है आपका आरआरएनए, है ना, मैसेंजर ट्रांसफर। तो ये एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है जो टेम्पलेट की तरह काम करता है, एक्ट एज अ टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। टीआरएनए ट्रांसफर ऑफ द आरएनए एक्ट इन द एडेप्टर मॉलिक्यूल टू कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये कैरी करेगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड किसके लिए, एमआरएनए के लिए, और पॉलीपेप्टाइड बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एमआरएनए क्या है भाई, लीनियर है, ये तो कोई ऐसे ऐसे लीनियर से में रहेगा, लेकिन जो टीआरएनए है तो ये तो भाई साहब अलग ही है, पूरा इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से ही रहता है ना, इसका क्लोवर सीप है, क्लोवर लाइफ सीप, तो ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड में क्या डिफरेंस, तो जो टेम्पलेट होती है तो ये इसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग, और जो नॉन कोडिंग है वो यही कोड करता है, जो कोडिंग है वो कोड नहीं करता, ध्यान रखना, अपोजिट है इसका। कोडिंग को हम बोलते हैं टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, और टेम्पलेट कोड करता है जबकि नॉन टेम्पलेट कोड नहीं करता। टेम्पलेट स्टैंड डीएनए एक्ट इज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एमआरएनए ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, और ये चलती है 3 to 5। ओके, और कोडिंग स्टैंड इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए एट सेम बेस सीक्वेंस इज द एमआरएनए एक्सेप्ट थाइमिन, थाइमिन के प्लेस पर क्या जाता है आपका यूरासिल, ये चलती है 5 to 3 डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट है, एक कोडिंग है दूसरी क्या है, नॉन कोडिंग। फिर यहाँ पर आपको बताना है रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, राइबोसोम का ट्रांसलेशन में क्या इफेक्ट है वो हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। देखो, अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, पहली बात तो नॉन मेमरस स्ट्रक्चर होता है, और एक्ट एज अ साइट वियर द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम ही वही साइट है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसी बोलते राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, इन्हीं को बोलते हैं हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको, राइबोसोम को। टेक प्लेस फ्रॉम द इंडिविजुअल अमीनो एसिड एंड इट मेड अप द 270, देखो राइबोसोम कितना होता है, 70S होता है और 80S होता है, एस यहाँ पर 12 वर्ग है। 70S किस में होता है आपका, यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है, ठीक है ना। और 80S की बात करें तो 80S किस में होता है आपका, ओनली यूकैरियोटिक में, ठीक है ना। तो 70S किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन 70S यूकैरियोटिक में होता है, और 80S ओनली ऑन यूकैरियोटिक में होता है। तो इसमें दो सेगमेंट रहती हैं, एक बड़ी रहती है और एक क्या रहती है आपकी, छोटी रहती है। तो छोटी को बोलते हैं हम स्मॉल, बड़ी को लार्ज बोलते हैं। तो 270 एंड एक स्मॉल रहती है, जो अब स्मॉल किसके कॉन्टेक्ट में, एमआरएनए की, एंड फॉर्म द प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सेगमेंट एक्ट इज अ बाइंडिंग साइट, तो ये बाइंडिंग साइट की तरह क्या करती है, काम करती है। Ribosome act as a catalyst for the forming peptide bond, and for example 23 sRNA bacteria is a ribozyme. Question number 10, यहाँ पर E. coli was growing, lactose was added, is induced lac operon, and why does lac operon switch down sometime after the addition of lactose of the medium। तो चलो लैक ऑपरान को समझना है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है, तो जीन को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, PIPOZY, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो I है ये सिंगल जीन है, और यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर एमआरएनए है, और ये आपका रिप्रेसर है, ये क्या है आपका रिप्रेसर है, ये आपका ऑपरेटर है, प्रमोटर है, ये क्या आपका ऑपरेटर है। तो रिप्रेसर अगर ऑपरेटर से बाइंड हो गया, मतलब ये प्रेशर ऑपरेटर से बाइंड हो गया, तो यहाँ पर जो AUG वगैरह थे यहाँ पर इनिशिएट करना था, ट्रांसक्रिप्शन होना था, लेकिन ये बाइंड कर गया, तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल जीन है ZY ये अपना काम नहीं करेंगे, मतलब रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपरॉन। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लैक कहे तो लैक्टोस,
अभी लैक्टोज क्या है आपका, एब्सेंट है ना, तो उसमें ऐसा हुआ। अब लैक्टोज भाई साहब आ गए, ये लो आ गए इंड्यूसर भाई साहब, है ना, इंड्यूसर लैक्टोज आ गया। तो जैसे लैक्टोज हुआ तो ये रिप्रेसर फिर से बाइंड होने वाला था, लेकिन अब इंड्यूसर इससे बाइंड हो गया, किससे, रिप्रेसर से। तो ये यहाँ पर नहीं जा पाया, और ये नहीं जा पाया तो प्रमोटर ने क्या कर दिया, अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसने ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया, और जेड वाई यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइड को कोड करता है, वाई परमेस को, और ए ट्रांस एसिटाइलिस को। तो ये सबके फंक्शन हो जाएंगे। ओके, तो इसको रीड कर लेते बेटा। अगर हम बात करें, लैक एप्रॉन सेगमेंट डीएनए इज द मेड ऑफ द 3 एडजेसेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि नेमली एन ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटरी जीन। इट वर्क कोऑर्डिनेटेड मैनर मेटाबोलाइज लैक्टोज एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं भाई, काम करते हैं, है ना, तीनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करेंगे, आपके काम करेंगे। फिर लैक ऑपरान, इन लैक ऑपरान लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, तो ये इंड्यूसर की तरह काम करता है, और बाइंड होता है रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है, जैसे कि आपने देखा था, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। एंड वंस लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेसर, द RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन, और hence 3 structure gene express the product and respective enzyme produce. These enzyme act on the lactose, so lactose is metabolized of the into the glucose and lactose. अब देखो जैसे ही ये बाइंड होंगे तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड है, तो ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। एंड आफ्टर सम टाइम द लेवल ऑफ इंड्यूसर डिक्रीज and completely metabolize enzyme the cause of the repressor regulator gene and the repressor bind to the operator gene prevent the RNA polymerase। उसने वही कहानी पे भाई, प्रेजेंट है तो क्या होगा और एब्सेंट है तो क्या होगा, बस ये बताया। ट्रांसक्रिप्शन इज द स्टॉप्ड एंड दिस रेगुलेशन इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन, तो इसको हमने नेगेटिव कहा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको पूछा गया कि प्रमोटर, टीआरएनए और एक्सोन के बारे में यहाँ पे हमसे बातें करना है। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर एक ऐसा रीजन होता है जो हेल्प करता है, दैट हेल्प इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सीधी बात है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत कराने में कौन हेल्प करता है, प्रमोटर, ठीक है ना। तो ये कैसे काम करता है, तो ये काम करता है सर्व एज अ बाइंडिंग RNA पॉलीमरेज। तो टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ RNA, स्मॉल RNA hereditary genetic code present on mRNA. It carry the specific amino acid mRNA and ribosome during the translation of protein. फिर एक्सोन क्या होता है, एक्सोन वह होते हैं, देखो एक्सोन आर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द DNA एंड इन यूकोटिक एंड दैट ट्रांसक्रिप्टाइड फॉर द प्रोटीन। तो एक्सोन क्या होते हैं, ये DNA की कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इसमें यूकोटिक में दैट ट्रांसक्राइब फॉर प्रोटीन, जो प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करेंगे। अब देखते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको हम मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, HGP का मतलब क्या था, कंसिडर द मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज इट हैड गोल, इसका उद्देश्य ये था कि एवरी बेस पेयर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम एंड टुक 30 ईयर, 13 साल लग गए थे इसको लगभग कंप्लीट होने में, 2006 से 13 ईयर लग गए थे इसको कंप्लीट होने में। ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट था एंड इसका उद्देश्य था कि डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजी एंड जनरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन फील्ड द जेनेटिक स्टडी। तो इसका मतलब यही था, इसका उद्देश्य यह था कि नई नई टेक्नोलॉजी को क्या करना भाई, डेवलप करना है ना। As a result of the several new area have opened in the field of genetics, biotech and medical science, provide the clue regarding the understanding of the human biology। तो ये सारे इसमें बातें बताएंगे। अब आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस वेरिएशन ऑफ द वेरियस इंडिविजुअल टू द लेवल ऑफ DNA। हम जैसे कि ये टिंकू है और टिंकू का DNA हम चेक करेंगे, ओके।
यूज ऑफ द फॉरेंसिक साइंस, इसमें भी यूज करता है। पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए यूज ऑफ द एस्टेब्लिश पैटर्निटी और द फैमिली रिलेशनशिप, उसमें भी हम ये पता कर सकते हैं। यूज ऑफ द आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट कमर्शियल वेराइटी ऑफ द क्रॉप एंड लिवस्टॉक, यूज फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड ऑर्गेनिज्म एंड ट्रेस आउट लिंकेज बिटवीन द ग्रुप एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये इसके यूज थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें हमको बताना है ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन और बायो इनफॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देखो ऐसे 3 होते क्या है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से क्या बनेगा, फिर एमआरएनए बनेगा, इसी को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा, इसी को ट्रांसलेशन। और तीनों को एक साथ बोलते हैं हम सेंट्रल डॉगमा। क्या होते हैं, सेंट्रल डॉगमा, समझ रहे ना। ये हो जाएगा आपका सेंट्रल डॉगमा ना। अब देखो, तो इसमें हमने क्या लिया भाई, ये ट्रांसक्रिप्शन लिया। इज द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बना। ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट, a segment DNA is got copy into the mRNA during the process. The process transcription, देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट द प्रोमोटर रीजन, टेम्पलेट डीएनए ये प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होगा एंड टर्मिनेट दैट टर्मिनेटर रीजन। स्टार्ट हुआ प्रोमोटर रीजन से और टर्मिनेट हुआ टर्मिनेटर रीजन से। द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द टू रीजन इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इन दोनों के बीच में जो सेगमेंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड डीएनए टेम्पलेट एंड 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सर्टेन कोफैक्टर एंड मैग्नीशियम, ये इसमें रहते हैं इन्वॉल्व। द 3 इम्पोर्टेंट इवेंट दैट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो 3 इम्पोर्टेंट इवेंट कौन कौन सी है, ये वाली इनिशिएशन है ना, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या है आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते बेटा, ये जो कहानी है ये अपन को देखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या आता है, जैसे ये प्रमोटर साइट रहता है, ये प्रमोटर साइट है आपकी, तो यहाँ पर क्या रहता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है, सिग्मा फैक्टर आता है और ये इससे बाइंड हो जाता है। तो ये तो बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आएगा और हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये बबल बना देता है, मतलब थोड़ा सा खोलता जाता है ये। फिर उसके बाद रो फैक्टर ये जाता है, बढ़ जाए तो ये बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं हम एलोंगेशन, क्या बोलते हैं इसको, एलोंगेशन। तो फाइनली क्या जाता है यहाँ पर आपका, अभी तो सिग्मा फैक्टर है, फिर यहाँ पर आएगा आपका रो फैक्टर। कौन सा, रो फैक्टर। और रो फैक्टर जैसे ही आएगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे कि हमारी जो प्रोसेस थी वो क्या होगी, स्टॉप होगी, क्योंकि एयूजी को लाता ही है, और एयूजी को नहीं, यहाँ पे AGU है, लाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर रो फैक्टर बाइंड हुआ तो टर्मिनेशन क्या हो गया आपका, स्टॉप हो गया। तो ये लिखा है इसमें। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड सर्टेन फैक्टर bind to the double strand DNA at the promoter region. Every strand of the initiate process of the transcription, RNA polymerase move along the DNA and lead to the unwinding DNA duplex into the separate strand and one strand called sense strand। एक को हमने क्या कहा, सेंस, एक को हमने सेंस कहा और एज अ टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट की तरह काम करेगी, है ना। फिर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज द nucleoside triphosphate DNTP raw material and polymerase then the RNA according to the complementary bases present in the template DNA. This process is a helix and elongation of the polynucleotide chain continue until the enzyme reach। तो बस ये सारी वही कहानी है बेटा, इसको देखना है ना। पर जो रो फैक्टर आया था इसको हम टर्मिनेटर फैक्टर कहा, इसको बाद में लगा देते तो इससे प्रोसेस क्या जाती है, रुक जाती है। ये सारा लिखा है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी। द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन एंड विच डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड sequence can exist on the particular site and DNA molecule. This heritable mutation observed in the high frequency of population and it arise due to the mutation either somatic cell and germ cell. The germ cell mutation can be transmitted from parents, ये result to the accumulation of various mutation of the population leading the variation, polymorphism and population and play are very important role in the process of evolution of the speciation.
ये पॉलीमॉर्फिज्म को बताया। ट्रांसलेशन में भी तीनों प्रोसेस है, हमें इनिशिएशन, टर्मिनेशन, ये है ना। तो ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ आपको, तो इसका डायग्राम देखो। होता क्या है कि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर 3 साइड रहती हैं, है ना। सर 3 साइड कौन कौन सी है? तो यहाँ पर एक साइड ये रहती है, एक साइड ये रहती है, और एक रहती है आपके बीच में ये ना, ये वाली। तो इसको हम बोलते हैं आपका ए साइड, इसको हम बोलते हैं ए साइड, और इसको हम क्या नाम देते हैं? बी साइड, ये ना। और इसको हम नाम देते हैं क्या? आपकी ई साइड, ई साइड। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर टीआरएनए जो रहता है, तो ये कोडोन को लेके आएगा, देखो यहाँ पे। तो ये एक्सेप्ट करेगा, और बस ये दे के, और फिर ये पी साइड पे पहुँच जाएगा। कोडोन यहाँ पर हुए, फिर इस तरीके से टीआरएनए बन गया। अब टीआरएनए के ऊपर क्या है? वैलिन है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पर दे के चला जाता है, यहाँ पर आता जाता। तो ये लाया, इसको दे दिया, फिर चला गया, ये लाया, इसको दे दिया, फिर चला गया, ये लाया, दे दिया, चला गया, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है ये चैन। देखो ये, इसी को हम प्रोटीन बोलते हैं, इसी को हमने क्या कहा भाई? प्रोटीन कहा, है ना। ये प्रोटीन है। तो ये इसमें कहानी लिखी बेटा। अच्छा, ये स्टॉप कब हुआ सर? तो यहाँ पर क्या होता है? ए यू जी आता है, सॉरी ए यू जी आएगा तो इनिशिएट हो जाएगा, और जी ए जी या यू ए जी आ जाए तो प्रोसेस क्या आ जाएगी आपकी? टर्मिनेट। ओके, तो यही बात है इसमें लिखी, जो अपन ने देखी कैसे कैसे वो बाइंड हुई। ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन, tRNA get charged when the amino acid bind the using ATP and initiation अब हो रहा है स्टार्ट। कोडॉन AUG आया, कौन आया? AUG, इसी को बोलते हैं स्टार्टर कोडॉन। प्रेजेंट हो जाएगा ये mRNA पे, एंड रिकग्नाइज करेगा ओनली द चार्ज tRNA, and the ribosome act in a actual site for the process of translation containing 2 separate site and a large subunit attach of the subsequent amino acid and the अब अमीनो एसिड वो अटैच होते जा रहा है भाई, एंड द सबयूनिट राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए एंड एंटीकोडॉन AUG, follow the large subunit and initiate the process of translation. During the elongation process, ribosome move one downstream and along with the mRNA and leave sequence following of the charged tRNA. Amino acid brought tRNA get linked previous ये। तो देखो ये जब तक ऐसा होता है, जब तक स्टॉप कोडन नहीं आता। स्टॉप कोडन क्या है? आपके यू यू है, यहाँ पर यू जाएंगे आपके स्टॉप कोडन। मैंने आपको तरीका ही बताया याद करने का, ठीक है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसको देखते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ एप्लीकेशन ऑफ द computationals is a statistical technique field of the molecular biology. It solves the practical problem arise from the management and analysis of the biological data, and the field of bioinformatics developed after the complication of human genome। मतलब HGP की भी हमको जानकारी मिली यहाँ पे, है ना। और उसके बाद ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है ये किस में इन्वॉल्व रहता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बेटा, ये रहता है creation biological database and store of the vast information of the biology, ठीक है ना। it develop the tools, ये tool develop ताकि हम easy efficient access information and utilization। bioinformatics has developed new algorithm and statistical method of the relationship between the data and predict protein structure and function and cluster of the protein sequence they are रिलेटेड फैमिली। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन था, है ना। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई थिंक आपको पसंद आया होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।